किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम आपको दूसरे फार्म हाउस का गेहूँ के बारे में बताएँगे और इसमें हमने क्या-क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं और कितने इसमें पानी लगाए गए हैं और गेहूँ की मात्रा हमने इसमें कितनी रखी है और कितना समय अभी तक इसमें हो गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज किसान साथियों आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप भी ये सीख सकें कि जब जैविक खेती में हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें रासायनिक खेती करने की ज़रूरत क्यों है? तो किसान साथियों आप देख पा रहे हैं हमारे संपूर्ण चक में एक समान गेहूँ है और गेहूँ की जो लंबाई है, वो भी बहुत ही शानदार है, सामान्य स्थिति में है। इसमें हमने सर्वप्रथम अंतिम जुताई के समय माइकोराइज़ा और ग्रीन प्लेनेट का भूमि पावर इसको दिया था हमने। भूमि पावर हमने 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दिया था और हमने माइकोराइज़ा लिक्विड ग्रुप में फ्लड इरिगेशन में परेवट के समय चलाया था, करीब 30 से 40 लीटर प्रति एकड़ मल्टीप्लाई करके, यानी कि जिसको हम फर्मेंटेड प्रक्रिया बोलते हैं, उसके माध्यम से हमने इसमें माइकोराइज़ा चलाया था, जो कि डॉक्टर किशन चंद्रा जी द्वारा विकसित किया गया है। बहुत ही शानदार है और उसका अद्भुत रिज़ल्ट है। तो किसान साथियों आप देख पा रहे हैं, गेहूँ बिल्कुल एक समान खड़ा हुआ है और गिरा नहीं है। इसके बाद जब हमने इसमें पहली सिंचाई की, उससे पहले हमने इसमें यूरिया 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें दी थी। यूरिया के साथ में हमने किसी प्रकार का अन्य फर्टिलाइज़र नहीं दिया, जो अन्य किसान साथी हमारे देते हैं। जैसे जिंक हुआ, कई किसान साथी सल्फ़र भी देते हैं, कई किसान साथी फेरस सल्फ़ेट भी देते हैं और डीएपी लगभग सभी किसान साथी डीएपी के साथ में ही गेहूँ की बिजाई करते हैं। ऐसा कोई किसान नहीं जो डीएपी नहीं डालता हो, रासायनिक वाला। तो किसान साथियों, हमने इन किसी भी प्रकार की खादों का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी आप देख पा रहे हैं, हमारी गेहूँ की फसल बिल्कुल शानदार है और इस बार भी हमें उत्पादन बहुत ही अच्छे होने की उम्मीद लग रही है। क्योंकि बीच में थोड़ा मौसम गड़बड़ हो गया था किसान साथियों, गर्मी एकदम ज़्यादा तेज़ी से वापस आ गई थी फरवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि हम कह सकते हैं जनवरी के लास्ट वीक में ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बार गेहूँ की फसल अच्छी होने की संभावना खत्म हो गई है। लेकिन एक बार मौसम ने फिर बदलाव किया और सुबह-शाम इतनी ठंड हो गई, इतना टेम्परेचर हो गया जो गेहूँ के फसलों को ग्रोथ में बूस्टर का काम किया। जिन किसान साथियों की गेहूँ की फसल की लंबाई छोटी थी, वो भी सामान्य स्थिति में आ गई। हमारे गेहूँ की लंबाई भी काफ़ी छोटी थी, तो मैं भी यही समझ रहा था किसान साथियों कि गेहूँ की बालियाँ अभी निकली नहीं हैं और गर्मी पड़ने लगी है, तो इसमें लगभग उत्पादन अब हो सकता है 50% भी हो जाए, अगर यही स्थिति रही। लेकिन कुदरत ने अपना बदलाव करते हुए, सभी किसान साथियों के हित में काम करते हुए अच्छा काम किया, जिससे हमारे सभी किसान साथियों के फसलों की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई और सामान्य स्थिति में हो गई। आप देख पा रहे हैं दाहिनी साइड रासायनिक फसल है और हमारे बाएँ साइड मिश्रित फसल है। इस फार्म हाउस को हम किसान साथियों पूरी तरह जैविक करने के प्रयास में हैं और हम इस बार धान में इसको पूरी तरह जैविक में बदल देंगे और उत्पादन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आपको लगातार हम वीडियो में अपडेट करते रहेंगे, जिससे आप भी सीख सकें। आप देख पा रहे हैं बालियाँ भी बहुत शानदार हैं, बगल वाली बालियाँ वो भी शानदार हैं और हमारी बालियाँ भी शानदार हैं। बगल वाले खेत की बिजाई किसान साथियों 8 दिन पहले हुई थी, हमारे खेत की बुआई 8 दिन बाद हुई थी। लेकिन हमारा गेहूँ बगल वाले खेत से जल्दी पकना आरंभ हो गया और बगल वाले खेत में गेहूँ की सिंचाई अभी तक 4 हो चुकी है। हमारे इसमें सिर्फ 3 सिंचाई हुई है। 3 सिंचाई होने का मुख्य कारण किसान साथियों, हमने जो इसमें माइक्रोराइज़ा चलाया था, माइक्रोराइज़ा नमी को अवशोषित करके रखता है। जब आप क्योंकि हम प्रत्येक फ्लड इरिगेशन में माइक्रोराइज़ा और एनपीके को साथ में चलाते रहे हैं, कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो चलाते हैं, जो हमारे खेतों में पड़ी हुई डीएपी, पोटाश, जिंक और सल्फर जो भी तत्व ऐसे तत्व ऐसी खादें जो हमारी मिट्टी में फिक्स हो जाती हैं और खेतों को 25 से 30% ही मिल पाती हैं, जो फिक्स होकर हमारे खेतों में रह जाती हैं। उनको ये घोलने का काम करते हैं और पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इन सब प्रोडक्टों का जब आप इस्तेमाल करेंगे किसान साथियों, तो आप पाएँगे कि आप जहाँ पानी 5 लगा रहे होंगे, वहाँ आपके 4 पानी लगेंगे, जहाँ आप 4 पानी लगाएँगे, वहाँ आपके 3 पानी लगेंगे। ये स्थिति इसलिए आती है क्योंकि जब बैक्टीरिया खाद हम ज़्यादा मात्रा में चलाते हैं, तो वो नमी को ज़मीन में बनाकर रखते हैं, पानी को वाष्पीकरण होने से रोकते हैं और ज़मीन में लीचिंग क्रिया करने से रोकते हैं। जब बैक्टीरिया खाद हम ज़्यादा मात्रा में लगातार चलाते हैं, तो पानी की वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, इसलिए हमें इसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों अब हम दूसरे फार्म हाउस में पहुँच रहे हैं आपको, इसी के बगल में ही लगा हुआ है। ये संपूर्ण फार्म हाउस
अपनाइए किसान साथियों, और इसमें हम अलग-अलग तरीके से खाद देने का प्रयास करते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं कौन-सा रिज़ल्ट अच्छा है। किसान साथियों, हम किसी एक प्रोडक्ट के साथ में अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं और ये संभव भी नहीं है। अगर कोई भी जागरूक किसान साथी या कोई भी ट्रेनर या कोई भी वैज्ञानिक आपको ये बताते हैं कि सिर्फ यही डालें और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। किसान साथियों, मैं करीब 10-12 साल से ऐसा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और लगातार मैं इस खोज में रहता हूँ कि अच्छा प्रोडक्ट हमें कहाँ से प्राप्त हो। मैं जो भी ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो किसानों के हित में वो दिल से कार्य कर रहे हैं, जो जिन्होंने अपना जीवन पूरा किसानों के लिए समर्पित कर दिया है, हम ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्टों की खोज में सदैव प्रयासरत रहते हैं। एक हमारे पहले स्थान पर हैं डॉक्टर किशन चंद्रा जी, जिन्होंने कई ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं किसानों के लिए, जिन्हें हम एक बार खरीदें और उसको लाइफ टाइम तक मल्टीप्लाई करके प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हम चाहे 2000 चाहे 3000 या 5000 के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, एक बार खरीदने हैं हमको, फिर ये हमें कई सालों तक काम आते रहेंगे। बस हमें उनको सुरक्षित रखने का तरीका आना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर सचान सर, जिन्होंने जीवामृत का आविष्कार किया। जीवामृत का आविष्कार करने वाले कई ऐसे साथी हैं, लेकिन उन सबका जीवामृत उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे काम हैं जो हर किसान नहीं कर सकता है। मतलब काफ़ी झंझट भरा काम होता है किसान साथियों। लेकिन हम सचान सर द्वारा जो जीवामृत बनाया गया है, जो झांसी कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसको विकसित किया है। वो देश के कई जगह भ्रमण करके आए हुए हैं और वहाँ से जंगल की मिट्टी के द्वारा उन्होंने इसको विकसित किया है। इसमें ना गुड़ की गोबर की ज़रूरत होती है, ना गौमूत्र की ज़रूरत होती है। बस एक बार आपने बनाया, बस उसी को मल्टीप्लाई करते रहिए, तो इससे आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। और हमेशा तो किसान साथियों, हम सारी चीज़ों को मिश्रित करके काम करते हैं और साथ में हम ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट में हम कई सालों से हैं और इसके हम लगातार प्रोडक्ट के प्रयोग से हम अपनी खेती लगातार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे हमें शानदार रिजल्ट मिले। शुरुआत में हमें भी घाटा हुआ किसान साथियों। घाटा इसलिए हुआ क्योंकि ये हमने जानबूझ कर किया। हम ये देखना चाह रहे थे यदि एक ही बार में सीधा जैविक पे आते हैं तो हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे किसान साथियों, हमें ज़मीन की गहराई, जब तक हम समुद्र में नहीं घुसेंगे तब तक हमें समुद्र की गहराई के बारे में पता नहीं चलेगा। हम दूर से देखेंगे और कही हुई बातों पर पड़ेंगे तो हम अच्छा काम पूरी तरह नहीं कर सकते। तो किसान साथियों, यदि आपको ऊंचाई पर पहुंचना है तो आपको एक बार उसके लिए ट्राई करना होगा, उसकी तैयारी भी करनी होगी। सिर्फ आसमान देखने से हम आसमान पर नहीं पहुंच सकते हैं। वही स्थिति हमारे फसलों के साथ है। फसलों की स्थिति हमारे शरीर पर निर्भर करती है। जिस प्रकार हमारा शरीर कई तरह के विटामिन और विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, वही स्थिति खेतों की होती है। खेतों को भी समय समय पर तरह तरह के प्रोडक्टों की ज़रूरत होती है। इस स्टेम 1 महीने के बाद इस खाद की ज़रूरत है, अगले महीने इस खाद की ज़रूरत है, पानी में फ्लड इरिगेशन में हमें ये खाद चलानी है। जिस प्रकार हम समय पर अपने शरीर को खाना देने का काम करते हैं, सुबह पानी चाहिए, फिर नाश्ता करते हैं, फिर खाना, उसी प्रकार से फसलों की अवस्था होती है किसान साथियों। इसे हमें समझना पड़ेगा और हम चाहते हैं हमारे जितने किसान साथी हैं जैविक में आएँ तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमें टहलते-टहलते किसान साथियों अपना मित्र कीट दिख गया, जिसे हम रेड बीटल बोलते हैं। इसको कई किसान साथी समझ नहीं पाते और जब जहरीला पदार्थ डालते हैं, स्प्रे करते हैं तो ये हमारा खत्म हो जाता है। ये हमारा शत्रु कीट नहीं है, हमारा मित्र कीट है। ये जो भी हमारे किसी भी फसल में, चाहे गेहूँ की फसल हो या कोई अन्य फसल हो, थ्रिप्स लगती है, जब ये थ्रिप्स को खाने का काम करता है। क्योंकि हमारे खेतों में जो बीमारी कीट लगते हैं वो 2 तरह के होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। ये कीट मांसाहारी था, जो रेड बीटल था, दिखाया था मैंने आपको। ये जो शाकाहारी कीट होते हैं उनको खाने का काम करता है। जब हम पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड कुछ भी डालते हैं, कोई भी कीटनाशक डालते हैं रासायनिक, तो इस मित्र कीट हमारे वो भी नष्ट हो जाते हैं। शत्रु कीट तो नष्ट होते हैं और साथ में हम मित्र कीटों को भी नष्ट कर देते हैं। मित्र कीटों का संवर्धन करना भी ज़रूरी है किसान साथियों। इसके लिए हमें आस-पास अपने खेतों के पेड़ लगा के रखना चाहिए, जिससे पशु-पक्षी आएँ। तो कुछ पशु-पक्षी कीट खाएँगे, कुछ हमारे ये जो मांसभक्षी कीट होते हैं, वो भी आएँगे और वो जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, उसको खाने का काम करेंगे। तो किसान साथियों, इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से जैविक खेती कर सकते हैं। जैविक खेती करना कोई आसान नहीं है। यदि आप जैविक खेती करना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं कम लागत में, तो आपका हमारे मिशन में स्वागत है। आप किसी भी वक़्त हमारे चैनल में दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जैविक खेती के बारे में A to Z। क्योंकि हम जब जैविक खेती करेंगे, तो हमें आनंद आना शुरू हो जाए, क्योंकि खेती एक आनंद का विषय है, ये कमाई का विषय नहीं है। जब हम अच्छे से खेती करेंगे, प्रकृति की सुरक्षा करने का काम करेंगे, तो प्रकृति भी हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। क्योंकि हम प्रकृति से लेना बहुत कुछ चाहते हैं और देना कुछ नहीं चाहते हैं। कई बार हम खेतों में आग लगा देते हैं, तो जो भी अवशेष है उसको आग ना लगाएँ, खेतों में ही जलाएँ, इससे हमारे खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। क्योंकि मुख्य बात है जो कार्बन, सारी चीज़ मिट्टी में यदि कार्बन होगा तो हमें किसी प्रकार की खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगी और हमें ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होगी।
तो किसान साथियों इसके लिए हमें कुछ करना भी होगा, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। खेतों के आस-पास कुछ पेड़ लगाने पड़ेंगे, जो अवशेष है वो हमें खेतों में ही मिट्टी में जुताई में मिला दें, उसमें आग ना लगाएँ। आग लगाने से हमारे जो बैक्टीरिया हम डालते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि वैसे भी जब गर्मी आती है तो बैक्टीरिया ज़्यादातर हमारे खेतों में नष्ट हो जाते हैं, हमें बार-बार डालना पड़ता है। तो हम ऐसी व्यवस्था खेतों में रखें। ये व्यवस्था पर्माकल्चर के अंतर्गत आती है किसान साथियों, यानी कि हम प्रकृति की देखभाल करते हुए खेती करते हैं, तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। जब हम प्रकृति को जब हम किसान साथियों ये हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं, जब हम किसी को सामने वालों को ज़हर पिलाएँगे, तो सामने वाला भी हमको ज़हर ही पिलाएगा। जब हम सामने वालों को अमृत पिलाएँगे, तो वो भी हमको अमृत पिलाएगा। अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हैं, तो आप भी जैविक खेती करना आरंभ कर देंगे। क्योंकि रासायनिक खेतों में कीट बहुत ज़्यादा था। इस समय जिन्होंने मूँग आदि की बुआई की हुई है, वो जैसे ही मूँग का जमा होने लगता है, कीट आना शुरू हो जाता है। कई-कई लोगों ने 2-2 3-3 बार स्प्रे कर रखा है, फिर भी उनका कीट नहीं जा रहा है। ये सब रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने के प्रभाव हैं। तो इसके प्रभाव को दूर करना है तो किसान साथियों आप सबसे सस्ता उपाय है, आप चाहे हमारे पास तीनों विकल्प हैं किसान साथियों, आप जो भी सीखें। हमारा मकसद ये है, हमारा किसान साथी घाटे में ना रहे और इस तरह से फसल का प्रबंधन करे कि उसको घाटा भी ना हो और फसल भी अच्छी प्राप्त हो, ज़मीन भी स्वस्थ रहे, वातावरण भी स्वस्थ रहे और आपके परिवार भी स्वस्थ रहे। तो हमें ऐसी खेती करना होगा, आज नहीं तो कल हमें प्राकृतिक खेती पर आना होगा, यानी कि हमें अपने पुराने भारत में वापस आना होगा। अभी हम इंडिया में घूम रहे हैं किसान साथियों, हमें भारत में आना होगा, तभी हम पूरी रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और ऐसा तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर एक होकर ऐसा कार्य आरंभ करेंगे।